शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। त्रिपुरा के मूल समुदायों के लिए ग्रेटर टिपरालैंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में त्रिपुरी यानी तिपरा, टिपरा या टिपरासस सबसे बड़ी है। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अतः विकल्प सी सही है। जबकि अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। इसके तहत संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है जो वह ठीक समझे। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? थायरोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या फिर मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। जान लेते हैं वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीमकायता अथवा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। अतः विकल्प बी सही है। साथ ही हड्डियां भारी व मोटी हो जाती हैं। बाल्यावस्था में इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण मनुष्य बौना हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पेरू की सीमा नहीं लगती है? कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर या फिर अर्जेंटीना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। हाल ही में पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाया गया। तत्पश्चात दीना बेलुआर्ट ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हालांकि पेरू में नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते यह चर्चा में है। बात करें पेरू की तो यह पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है और यह प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी राजधानी लीमा है और यह दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं लगती हैं उत्तर पूर्व में कोलंबिया से, पूर्व में ब्राजील से, दक्षिण पूर्व में बोलीविया से, दक्षिण में चिली से और उत्तर पश्चिम में इक्वाडोर से। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में सरकार द्वारा घोषणा की गई उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व लगभग 15 दिनों के आवश्यक आयात भुगतान योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। भारत सरकार ने 1991 में नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी। इसे नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या आमतौर पर एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ एल का तात्पर्य लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण है, एलपीजी पी का तात्पर्य प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और जी का तात्पर्य ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से है। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कृषि उड़ान 2.0 किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने,
कोयला परिवहन को बेहतर करने, संवेदनशील अंगों का त्वरित स्थानांतरण या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने। हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 के मूल्यांकन के बाद इसके तहत 5 और यानी कुल 58 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। कृषि उड़ान योजना 2.0 की बात करें तो केंद्र सरकार ने कृषि उड़ान योजना को विस्तार देते हुए 27 अक्टूबर 2021 को यह योजना लॉन्च की। इसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और लॉजिस्टिक को सुनिश्चित करना है। साथ ही कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता व लचीलेपन लाने में योगदान देना। यह पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करती है। इसे प्रमुख हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा तथा इससे किसान, मालवाहकों एवं एयरलाइन कंपनियों को लाभ होने की संभावना है। चुने गए हवाई अड्डे न केवल क्षेत्रीय घरेलू बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें देश के अंतर्राष्ट्रीय गेटवे से भी जोड़ते हैं। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 223 या फिर अनुच्छेद 222? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 224। हाल ही में न्यायमूर्ति ताशीर अफस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अतः विकल्प बी सही है। यदि किसी उच्च न्यायालय में किसी समय कोई न्यायाधीश अनुपस्थित होने या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति इस पद के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को उतनी अवधि के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब तक स्थायी न्यायाधीश पुनः अपने कर्तव्यों को ना संभाल ले। कार्यवाहक न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु से अधिक होने पर यह पद धारण नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? रेणुकूट, भद्रावती, सेलम या फिर विशाखापत्तनम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेणुकूट। रेणुकूट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है, अतः विकल्प ए सही है। यह प्रमुखतः एल्यूमीनियम उद्योग स्थापित है, जबकि भद्रावती कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु में लौह अयस्क क्षेत्र के समीप अवस्थित लौह इस्पात कारखाने हैं। वहीं विशाखापत्तनम में अवस्थित विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार। बीते 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के द्वारा हुई थी। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है और इसके सदस्य देश 8 हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अतः विकल्प सी सही है। जबकि पर्यवेक्षकों में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, चीन, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मॉरिशस, म्यांमार, अमेरिका और यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत कौन सा जीव पूर्णतः संरक्षित नहीं है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंडा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर या फिर भौंकने वाला हिरण? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भौंकने वाला हिरण। बीते दिनों संसद द्वारा वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह संशोधन साइट्स के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। संशोधन विधेयक के प्रमुख उद्देश्य हैं लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन, वन भूमि का संरक्षण आदि। बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, तो यह जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण
उनके आवासों के प्रबंधन एवं विनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और निगरानी प्राप्त उन पौधों और पशुओं की अनुसूची को भी सूचीबद्ध करता है। इसमें 6 अनुसूचियां हैं जिनमें संरक्षण के अलग अलग मानदंड हैं। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के खंड 2 आत्यंतिक संरक्षण प्रदान करते हैं। भौंकने वाले हिरण अनुसूची 3 में है, जबकि प्रश्न में दिए गए अन्य जीव अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किए गए हैं। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संत और दर्शन या विचार संप्रदाय। 1 नागार्जुन शून्यवाद, 2 शंकराचार्य अनेकांतवाद, 3 रामानुज अद्वैत। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा यहाँ से सही सुमेलित है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। शून्यवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। नागार्जुन माध्यमिक शून्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इसका तात्पर्य है कि संशोधित अद्वैतवाद, जबकि अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। इसके अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार परम सत्ता ब्रह्म अद्वैत है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र पटेल, प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, इसलिए विकल्प डी सही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई, जबकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करें और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इंडिया ग्लोबल फोरम यानी IGF 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई व अबू धाबी में, रियाद व अबू धाबी में, दोहा व अबू धाबी में या फिर शारजहां व अबू धाबी में? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।